मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, तब मैं आपको टीच करूंगा। मैंने नोट्स को रिवाइज किया दोबारा से, हर साल मैं अपने नोट्स को रिवाइज करता हूं, इस बार भी मैंने रिवाइज किया, कुछ चेंजेस करे। हर साल बेटर करने की कोशिश करते हैं, परफेक्शन तो कभी भी नहीं आएगा। पहले केस लेके चलते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड। एक केस ये होता है, रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया गया। आपने जो फाइल किया वो चाहे आपने सुओ मोटो किया, अपनी मर्जी से आपने फाइल किया, चाहे आप उसने आपको 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 का नोटिस भेजा, उसके जवाब में आपने फाइल किया, लेकिन हाँ आईटीआर को आपने फाइल किया था। फिर चाहे आपने 131 के टाइम में फाइल किया हो, चाहे बिलेटेड आपने फाइल किया हो, या फिर आपने रिवाइज किया हो, या फिर किसी भी तरीके की डिफेक्ट को दूर करने के बाद, मतलब रिटर्न ऑफ इनकम को आपने फाइल किया था पहले स्टेप के अंदर। उसके बाद होती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न। इसका जो सेक्शन होता है वो होता है 143 सबसेक्शन 1। जितने भी नए बच्चे जुड़ते हैं मैं सबसे कहता हूं स्टार्टिंग में 3-4 क्लास जरूर देख लो, अगर आगे की क्लासेस आपके लिए एंजॉय करनी है तो। इसके बाद अगर उसको असेसमेंट करना होता है तो वो असेसमेंट करता है। सर कौन सा असेसमेंट कर सकता है? वो कर सकता है सेक्शन 143(3) के अंदर। हाँ जी सर बिल्कुल कर सकता है। वो कर सकता है सेक्शन 144 के अंदर। वो क्या करेगा, उसने 143(2) का नोटिस भेजा और नोटिस को आपने कंप्लाई नहीं किया, नोटिस को आपने कंप्लाई नहीं किया तो वो क्या कर देगा, 144 कर देगा। या फिर उसने ना 143 किया ना 144 किया, उसने डायरेक्टली क्या किया, आपका 147 किया, उसने आपका इनकम स्केपिंग असेसमेंट किया। फ्यूचर में दोबारा असेसमेंट हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब 143(3) का नहीं होगा, अब 144 का नहीं होगा, अब होगा तो केवल 147 का होगा। जिनको ये बातें समझ में आ गई वो तो इस चैप्टर को एंजॉय करेंगे, अदरवाइज इस चैप्टर को एंजॉय करना पॉसिबल नहीं। इजी इजी बात है लेकिन समझ में आना जरूरी है, इजी बात। यही प्रोसीजर बहुत सिंपल तरीके से मैंने लिखा है। रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करते हो, लेट फाइल किया तो 234 में फीस पे कर दी, उसको तो छोड़ो, वो तो फीस लेट फाइलिंग की थी। पेनल्टी तो किस बात की होती है, इनकम को छुपाना, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कंप्लायंस को फॉलो नहीं करना। प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न, अगर वो आपका असेसमेंट करता तो 143(3) में करेगा स्क्रूटनी, स्क्रूटनी के कंप्लाई नहीं करोगे 144 कर सकता है। 147 अगर उसने स्क्रूटनी नहीं किया, बीजीए नहीं किया तो 147 का लगता है। इसको कहते हैं फर्स्ट असेसमेंट। बताया था मैंने पहले भी। इसके बाद फ्यूचर में असेसमेंट कर सकता है, हाँ 143(3) 2 बार नहीं हो सकता है, 144 2 बार नहीं हो सकता है, 147 करेगा। एक बार 147 हो गया तब भी दोबारा 147 कर सकता है। इसको बोलेंगे सेकंड असेसमेंट। ये बातें समझ में आ गई तो आप बहुत इजी, एक एक चीज का मैंने एग्जांपल दिया है और प्रैक्टिकल्स भी हम आज ज्यादा करेंगे तो थोड़ा और भी ज्यादा मजा आने वाला है। एक केस में आपको और लिख दूं, रिटर्न ऑफ इनकम नॉट फाइल। उसने रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल नहीं किया, नॉट फाइल। प्रोसेसिंग तो होगी नहीं। हाँ सर ठीक कह रहा है, प्रोसेसिंग क्या होगी, तो यहां पे तो सीधे असेसमेंट होगा। अब 143(3) तो हो ही नहीं सकता है, या तो 144 होगा। ये बातें समझ में आ रही है। 143(3) तभी हो सकता है जब स्क्रूटनी करने के लिए कुछ हो, जब उसने फाइल ही नहीं किया तो 144 होगा, और 144 नहीं किया होगा तो फिर हो सकता है 147 कर दे। और फ्यूचर में दोबारा क्या कर सकता है, सेक्शन 147 दोबारा भी कर सकता है। तो इसको बोल देंगे फर्स्ट असेसमेंट, इसको बोल देंगे सेकंड असेसमेंट। मुझे आज भी याद है, मैं सीएमए फाइनल का बैच पढ़ा रहा था लक्ष्मी नगर में, एक कोचिंग थी WMC के नाम से। इस कोचिंग का नाम मैंने ही रखा था, मेरे फ्रेंड की कोचिंग थी, बहुत खास फ्रेंड है मेरे। तो उन्होंने कहा बंसल जी कोचिंग खोलनी है सीएमए के लिए तो नाम बताओ, तो मैंने लिखा था WMC, मैंने नाम दिया था वी मेक CMAs।
और कभी आप दिल्ली के रहने वाले हो तो कभी दिल्ली आओ लक्ष्मी नगर, तो आपको पता चलेगा बहुत ही पॉपुलर कोचिंग बनी थी ये, 3-4 साल तक रूल किया गया था लक्ष्मी नगर के अंदर, वी मेक सीएमएज नाम की। तो इससे इस कोचिंग में पढ़ाने से पहले इस चैप्टर में जब हम कोई आदमी अपनी इनकम को छुपाता था, कम इनकम बताई, कम डिक्लेयर करी अपनी इनकम, या खर्चों को ज्यादा दिखा दिया, तब भी तो इनकम कम हो रही है, तो बोलते थे कंसीलमेंट ऑफ इनकम। कंसीलमेंट, कंसील का मतलब छुपाना। और पहली बार अमेंडमेंट करके किया गया नाम अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम या मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। अब कंसीलमेंट ऑफ इनकम के नाम से हम नहीं बोलेंगे आपने बेईमानी करी, अब हम बोलेंगे अंडर रिपोर्टिंग, मतलब आपने इनकम को कम बताया, मिस रिपोर्टिंग, आपने इनकम को गलत बताया। तो बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया था, पुराने सेक्शंस को हटा दिया गया था, 270A के नाम से जो आपको पढ़ाऊंगा नया सेक्शन लाया गया था। तो जब नया सेक्शन आता है और इतने सारे चेंजेज होते हैं, छोटे मोटे अमेंडमेंट्स तो पता चल जाते हैं, बड़े बड़े अमेंडमेंट्स होते हैं, तो हम भी एक दिमाग में रूपरेखा बनाते हैं अपनी, एक आउटलाइन कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएंगे। ये वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पेपर पेन पे लिख लो मत लिख लो वो अलग बात है, बट माइंड में तो एक कंसेप्ट चलता ही चलता है, पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो आई डिड माई होमवर्क कि मैं इस चैप्टर को किस तरीके से लेके जाऊंगा, कहाँ कंपैरिजन करूंगा, कहाँ कौन सा एग्जाम्पल बच्चों के लिए सही कैसे समझाऊंगा। और जब मैंने टीच करना शुरू किया तो आई चेंज माई स्टाइल कंप्लीटली। मैंने इस तरीके से जो मेरे दिमाग में चलने लगा वो शायद कठिन तरीका है, जिस तरीके से मैं घर से सोच के आया था, इसका एक इजी तरीका ये हो सकता है अगर इस तरीके से पढ़ाया जाए। आई टुक द चांस, मैंने उस बैच के अंदर, इस कोचिंग के अंदर पहली बार इस तरीके से पढ़ाया और बच्चे बड़े खुश हुए, बहुत ही इजी हो गया ये वाला चैप्टर। उस दिन के बाद से मैंने फिर इस चैप्टर में अभी तक अपनी स्टाइल चेंज नहीं करी। वो पुराना तरीका जो मैंने सोचा था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो आपको भी मैं इसी तरीके से पढ़ा रहा हूं जो मैंने इस कोचिंग से पढ़ाना शुरुआत किया था इस चैप्टर के लिए, इस तरीके से। इस चार्ट को पूरा समझ लो। रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया गया, पहले प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद असेसमेंट होता है, या तो 143(3) का होगा, 143(3) के नोटिस को कंप्लाई नहीं करेगा तो 144 में करेगा। उसको लगता था इनकम में कुछ होना ही नहीं चाहिए, उसने कोई भी असेसमेंट नहीं किया। उसके बाद लगता है कि इनकम असेस करने से स्किप कर गई तो सीधे इनकम स्किपिंग असेसमेंट कर देगा। दोबारा से कभी असेसमेंट करता है तो 143(3) के बाद भी हो सकता है, 144 के बाद भी हो सकता है, 147 के बाद दोबारा 147 हो सकता है। पहले को बोलेंगे फर्स्ट असेसमेंट और सेकंड को बोला जाएगा सेकंड असेसमेंट। अगर रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल नहीं किया गया तो प्रोसेसिंग का तो सवाल ही खत्म हो जाता है, प्रोसेसिंग तो हो ही नहीं सकती है। अब जो असेसमेंट होगा वो असेसमेंट या तो होगा बीजीए या होगा इनकम स्केपिंग असेसमेंट। मेजरमेंट असेसमेंट करेगा, उसको लगता है जरूरत नहीं है असेसमेंट करने की, हो सकता है आईटीआर के लायक इनकम नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में लगता है कि इनकम असेस करने से स्किप कर गई थी, सीधे 147 कर देगा। पहले 144 किया था, दोबारा फिर 147 हो सकता है, पहली बार 147 किया था, दोबारा 147 हो सकता है। पहली बार वाले को बोलेंगे फर्स्ट असेसमेंट और सेकंड वाले को बोलेंगे सेकंड असेसमेंट। मैं आपको चैप्टर शुरू करूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊं बहुत सारे, बहुत प्यारे तरीके से। मुझे लगता है इस चैप्टर को मैंने खासी तरीके से डिजाइन किया है। उससे पहले एक बात मैं अच्छी तरीके से आपके लिए बता दूं, प्रोसेसिंग में अगर इनकम को बढ़ाया जाता है प्रोसेसिंग में तो किसी भी तरीके की पेनल्टी नहीं लगाई जाती है, पेनल्टी विल नॉट बी इम्पोज्ड। प्रोसेसिंग में अगर आपके एनहेंसमेंट किया भी जाता है तब भी पेनल्टी नहीं लगाई जाती है। रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि यहां पे जो एडजस्टमेंट्स, उनको वर्ड मिस्टेक बोला भी नहीं हमने, एरर बोला भी नहीं हमने, क्या बोला इसके लिए कि एडजस्टमेंट्स वर्ड बोल रहे हैं, और वो एडजस्टमेंट्स है जो अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स हैं, जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि आपकी इंटेंशन शायद गलत रही हो थोड़ी सी। प्रोसेसिंग में तो 5 एडजस्टमेंट्स ही होनी है। अब वो एडजस्टमेंट्स तो सब लोगों ने देख ही लिए हैं, और एक मैं बोल भी देता हूं एडजस्टमेंट, जैसे कि सपोज करते हैं पिछले साल की आईटीआर को आपने लेट फाइल किया था, आईटीआर को लेट फाइल करते हो तो लॉस को कैरी करके सेट ऑफ नहीं करते हो। इस बार आपने क्या किया, कैरी करके सेट ऑफ कर लिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है ये गलती ऐसी नहीं है जिसको आप टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो। हमारा सॉफ्टवेयर इस गलती को एक झटके में पकड़ लेगा तुरंत। जैसे ही वो उसमें डेटा डाला जाएगा, वो कहेगा पिछले साल की आईटीआर तो लेट फाइल थी, वो डिसअलाउ कर देगा। तो ये इतनी कॉमन बात है, हम ये मानते हैं आदमी को नॉलेज नहीं होगी इसलिए उसने सेट ऑफ कर लिया। आदमी तो लॉस 10 लाख का था, लॉस 15 लाख सेट ऑफ कर लिया। अब ये आपके लिए
ये जो एडजस्टमेंट्स है, ये एडजस्टमेंट ऐसा हो गया जो आपके असेसमेंट में जाके पता चलेगा, ये बेईमानी हो गई। लेकिन 10 लाख का ही लॉस था, 10 लाख ही सेट ऑफ किया। सरकार कहती है ये ऐसी मिस्टेक है जो इंटेंशनली नहीं की गई हो, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि आईटीआर तो उसने फाइल करी थी, भले ही लेट फाइल करी थी, और लॉस भी उसको है, सारी बातें वो सही सही बता रहा है। बस गलती क्या कर दी, आईटीआर को लेट फाइल किया तो लॉस को कैरी करके सेट ऑफ नहीं करना चाहिए था। हम इसमें माफी देने को तैयार हैं, हम पेनल्टी किसी भी तरीके की नहीं लगाएंगे। तो अगर प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न में आपकी इनकम को बढ़ाया जा रहा है, किसी भी तरीके के एडजस्टमेंट्स का इंपैक्ट आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी और टैक्स इनकम पे पड़ रहा है, तब भी आप पे पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। पेनल्टी तभी लगाई जाएगी जब आपका असेसमेंट हो रहा है अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी या मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी। इस बात को अच्छी तरीके से समझिए। दूसरी बात, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी असेसमेंट ऑर्डर पास करता है, उसी अथॉरिटी के लिए पेनल्टी ऑर्डर्स को प्रोसीड करना पड़ता है, पेनल्टी ऑर्डर भी उसी को निकालना पड़ता है। जैसे कमिश्नर अपील ने ऑर्डर पास, असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया 143(3) के अंदर, इनकम बढ़ गई, तो वो ही पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करेगा, वो नोटिस भेजेगा कि मुझे आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करनी है पेनल्टी की, उसका नोटिस मैं आपके लिए भेज रहा हूं। फिर वो दोबारा से उसकी बात सुनी जाएगी, एसएससी की बात सुनी जाएगी, फिर दोबारा ऑर्डर निकाला जाएगा, इसको पेनल्टी ऑर्डर कहा जाएगा। सेम ऑफिसर निकालेगा पेनल्टी ऑर्डर, और पेनल्टी ऑर्डर के बाद नोटिस ऑफ डिमांड जाएगा उस पेनल्टी को डिमांड करने के लिए। और पेनल्टी ऑर्डर भी 154 के अंदर रेक्टिफाई हो सकता है। ये बातें मैं पहले बता चुका हूं। जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर को पास किया होगा वो ही पेनल्टी ऑर्डर भी पास करेगा। और पेनल्टी ऑर्डर डायरेक्टली पास नहीं होता है, पहले पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं। जैसे असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने के लिए पहले नोटिस सेंड किया जाता है, फिर नोटिस सेंड करने के बाद हम बुलाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाते हैं, एसएससी को मौका मिलता है, उसके बाद ऑर्डर निकालते हैं। तो पहले पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं, नोटिस सेंड किया जाता है, उसके बाद ऑर्डर निकाला जाता है। अगर कमिश्नर अपील्स ने ऑर्डर पास किया 250 के अंदर और असेसी की इनकम को बढ़ा दिया, तो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स भी कमिश्नर अपील ही स्टार्ट करेगा। और कमिश्नर अपील्स पहले नोटिस भेजेगा, पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करेगा, उसके बाद ऑर्डर निकालेगा, फिर नोटिस ऑफ डिमांड वगैरह जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन पेनल्टी विल बी इंपोज बाय द कमिश्नर अपील्स। आईटीएटी ने ऑर्डर पास किया तो फिर आप पे पेनल्टी लगाई ही नहीं जाएगी, क्योंकि पेनल्टी केवल इनकम टैक्स अथॉरिटीज इंपोज कर सकती है, एंड आईटीएटी इज नॉट द इनकम टैक्स अथॉरिटी। मैंने क्या बोला, जिस इनकम टैक्स अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया होगा पेनल्टी लगाने का राइट भी उसी के पास है। इसलिए कमिश्नर अपील्स ने अगर आपकी इनकम बढ़ा दी तो पेनल्टी आप पे लगाई जाएगी, लेकिन आईटीएटी ने ऑर्डर पास किया तो आप पे पेनल्टी किसी भी तरीके की नहीं लगाई जाएगी। समझ में आ रही है बातें? अगर सपोज करते हैं कमिश्नर ने 263 में रिवीजन किया, 263 में रिवीजन किया, जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ गई, डिपार्टमेंट के फेवर में होगा, तो वो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करेगा और वो ही पेनल्टी ऑर्डर निकालेगा। वो इनकम टैक्स अथॉरिटी है और वो ऑर्डर निकालने के बाद पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। तो असेसिंग ऑफिसर भी निकाल सकता है, कमिश्नर अपील्स भी स्टार्ट कर सकता है प्रोसीडिंग्स, और कमिश्नर ने 263 में आपकी इनकम को एनहांस कर दिया था तो वो भी पेनल्टी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करेगा और आप पे पेनल्टी के लिए इंपोज करेगा। एंड ये 3 इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकती हैं। लॉ में जो लिखा है वो पढ़वाऊं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊं, इस चार्ट का यूज करूं, उससे पहले आखिरी बात, पेनल्टी प्रोसीडिंग्स असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले इनिशिएट करना जरूरी है। अगर आपने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, ऑर्डर निकाल दिया और पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को आपने इनिशिएट नहीं किया तो पेनल्टी आप इंपोज कर ही नहीं सकते हो। पहले पेनल्टी प्रोसीडिंग्स आप इनिशिएट करोगे, उसके बाद ऑर्डर पास करोगे। अगर ऑर्डर आपने पहले पास कर दिया उसके बाद यू कैन नॉट इनिशिएट द पेनल्टी प्रोसीडिंग्स। सारी बातें मैं एक्ट में आपके लिए दिखाता हूं। मेरी मेहनत को कामयाब करना, बहुत मेहनत से मैंने नोट्स बनाए हैं बेटा ये वाले। प्रोसिक्यूशंस को बाद में देखेंगे, जेल वगैरह बाद में भेजेंगे, पहले पेनल्टीज की बात कर लेते हैं। पेनल्टी कैन बी लेविड बाई असेसिंग ऑफिसर, सीआईटी अपील्स,
कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कौन कौन से ऑर्डर? 143(3), 144, 147। कमिश्नर 250, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 263। 264 नहीं, पॉसिबली नहीं है, वहां तो असेसी के फेवर में होता है इनकम, वहां तो कैसे हो सकती है पेनल्टी परसेंट? 263 के ऑर्डर के बाद के साथ ही शुरू करोगे आप। देखो क्या लिखा मैंने, ITAT कैन नॉट इम्पोज पेनल्टी। अच्छे तरीके से याद कर लेना, ITAT इज नॉट एन इनकम टैक्स अथॉरिटी, इसलिए रेक्टिफिकेशन के लिए भी अलग सेक्शन बनाया 254 सब सेक्शन 2। और क्योंकि एक्ट में लिखा है केवल और केवल इनकम टैक्स अथॉरिटीज पेनल्टीज के लिए लेवी कर सकती हैं, इसलिए ITAT के पास पावर नहीं है, वो पेनल्टी को इम्पोज नहीं करेगा। नोट्स पढ़ लो, 1-2 नंबर का क्वेश्चन कई बार मिलता है केवल इन नोट्स से। जितने भी आज तक क्वेश्चंस आए उनके बेस पे मैंने ये नोट्स बनाए हैं खुद। द पेनल्टी प्रोसीडिंग्स मस्ट बी इनिशिएटेड बिफोर लेविंग एनी पेनल्टी। पेनल्टी लगाने से पहले पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जाएगा। पेनल्टी प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड बाय इश्यूइंग ए शो कॉज नोटिस। मैंने कहा सीधे ऑर्डर नहीं निकालोगे, पहले असेसी की बात सुनोगे, तो पहले प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करोगे, उसके बाद ऑर्डर निकालोगे। और प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का मतलब होता है एक शो कॉज नोटिस, आपके ऊपर पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए इस बात का जवाब दो। ऐसा नोटिस असेसी को भेजने का मतलब ही होता है पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को आपने इनिशिएट कर दिया। सेकंड पॉइंट, असेसिंग ऑफिसर शैल लेवी पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। सर इसमें क्या डिफरेंस है? अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम में पेनल्टी कम लगती है 50% और मिस रिपोर्टिंग में 200%। अभी पढ़ाऊंगा मैं। अंडर रिपोर्टिंग में ये कहते हैं गलती करी लेकिन इंटेंशनल नहीं थी, इंटेंशन आपकी बैड नहीं थी बहुत ज्यादा, लेकिन आपकी इंटेंशन ही ऐसी थी कि लगता है कि आपकी इंटेंशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टैक्स बचाने की ही थी, तो उसको मिस रिपोर्टिंग बोला जाता है। आपने डॉक्यूमेंट्स को टाइम से फर्निश नहीं किया, आपने सारे प्रूफ्स नहीं दिए, आपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं किया, तो कुछ केसेस लिखे हुए हैं, उस केस में बोला जाता है मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, और उस केस में पेनल्टी का अमाउंट ज्यादा हो जाता है। असेसिंग ऑफिसर शैल लेवी पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग ऑन द एडिशंस मेड बाय हिम। एडिशन का मतलब ये होता है जो इनकम आपकी बढ़ा दी गई थी, जो बढ़ा दी गई वही तो अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग रही होगी। 10 लाख रुपए इनकम मैंने डिस्क्लोज किया, असेसिंग ऑफिसर ने 12 लाख कर दिया, तो बताओ कितना एडिशन किया? 2 लाख का। इसका मतलब कितनी अंडर रिपोर्टिंग थी? 2 लाख रुपए। On the addition made by him in an assessment or reassessment under section 143, 144, 147। एग्जैक्टली मैंने यही लिखा था, अगर आपने फाइल किया तो आप इस तरीके से करोगे। CIT अपील्स शैल लेवी पेनल्टी। अब CIT अपील्स for under reporting or misreporting of income on the additions made by him in an order passed under section 250। सर आपने ये भी बताया था, CIT shall levy penalty for underreporting or misreporting of income on the additions made by him in an order passed under section 263। उसने 263 में रिवाइज किया होगा, उस वजह से जो इनकम बढ़ाई होगी, तो इनकम जो बढ़ाई होगी वो क्या बन जाएगी? अंडर रिपोर्टिंग। उसके रेस्पेक्ट में पेनल्टी कौन लेवी करेगा? CIT। तो जिसने ऑर्डर पास किया वो ही पेनल्टी के लिए भी इंपोज करेगा। पहला रूल तो ये हो गया। If the assessing officer is to levy penalty for underreporting or misreporting of income, अब ध्यान से सुनना, then the penalty proceedings must be initiated by assessing officer before the completion of the assessment। असेसमेंट ऑर्डर निकालने से पहले आपको शोकॉज नोटिस भेजना जरूरी है। अगर शोकॉज नोटिस आपने नहीं भेजा और असेसमेंट कंप्लीट कर दिया, यू कैन नॉट प्रोसीड द पेनल्टी प्रोसीडिंग्स, आप इनिशिएट कर ही नहीं सकते हो। दो बातें सही है। CIT अपील्स इज टू लेवी द पेनल्टी इफ for under reporting or misreporting of income, then the penalty proceedings must be initiated before passing the order under section 250। जो कुछ मैंने बोला वही मैं यहाँ पे लिखा हुआ दिखा रहा हूं।
और if CIT under section 263 increase the income, then he must initiate the penalty proceedings before passing the order under section 263. मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा 12 बजे के आसपास, उसके बाद 1 आवर और टीच करूंगा 1 बजे तक आपके लिए, लेकिन पहले ये वाला केस मैं आपको टीच कर दूं। शादीराम बाल मुकुंद सुप्रीम कोर्ट का केस है, बहुत प्यारा केस है, काफी टाइम से मैं बच्चों को टीच कर रहा हूं। 270A में पेनल्टी लगाई जाती है अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग की। पहले अलग सेक्शन हुआ करता था, पहले नाम था कंसीलमेंट ऑफ इनकम, लेकिन अब कंसीलमेंट ऑफ इनकम हटा दिया गया, अब बोलते हैं मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। द असेसी फाइल्ड ए रिटर्न ऑफ इनकम डिक्लेयरिंग एन इनकम ऑफ ₹20 lakh. The assessing officer added unexplained cash credit of ₹6 lakh and assessed the income of ₹26 lakh. 6 लाख रुपए के कैश का वो जवाब नहीं दे पाया, कहां से आया था। 6 लाख रुपए उसकी इनकम बना दी गई, 26 लाख रुपए उसकी इनकम कर दी गई। The assessing officer initiated penalty proceedings under section 270A before the completion of the assessment. सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ जी सर। Assessee filed an appeal to CIT appeals against the order of the assessing officer. उसने कहा साहब जो आपका ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में अपील कर रहा हूं। The CIT appeals by his order under section 250 confirmed the additions made by assessing officer. उसने कहा तुमने बिल्कुल ठीक किया, 6 लाख रुपए को ऐड किया था एंड फर्दर इंक्रीज द इनकम बाई ₹5 lakh, और बोला 5 लाख रुपए का एडिशन और भी होना चाहिए था। मैंने कहा था जो मैटर रेज किए गए उसके अलावा और मैटर जो प्रोसीडिंग्स का हिस्सा रहे थे उन पे भी कमीशन अपील्स अपना डिसीजन दे सकता है। उसने 5 लाख रुपए की इनकम से और बढ़ा दिया, तो 26 तो ऑलरेडी थी, 5 लाख और बढ़ा दिया, 31 लाख रुपीज की कर दी। असेसी डिसाइडेड नॉट टू फाइल एनी फर्दर अपील। असेसी को लगा हर जगह बढ़ता ही चला जा रहा है, मैं आगे नहीं जाऊंगा, वो स्टॉप वहीं रुक गया, ITAT में नहीं गया। Assessing officer levied penalty on the additions of ₹11 lakh. असेसिंग ऑफिसर ने 11 लाख के रेस्पेक्ट में पेनल्टी लगा दी। उसने कहा 6 लाख जो मैंने एडिशन किया था और 5 लाख जो कमिश्नर अपील्स ने किया था। गलत। जिसने इनकम को एनहेंस किया, एडिशन किया, पेनल्टी भी वही लगाएगा। असेसिंग ऑफिसर केवल 6 लाख रुपए के रेस्पेक्ट में पेनल्टी लगा सकता है, वो 5 लाख रुपए के रेस्पेक्ट में पेनल्टी लगा ही नहीं सकता है। 5 लाख रुपए के रेस्पेक्ट में पेनल्टी केवल लगा सकता है कमिश्नर अपील, क्योंकि 5 लाख रुपए का एडिशन कमिश्नर अपील्स ने किया था। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम ये बोले कमिश्नर अपील्स लगा दे, तो अब कमिश्नर अपील्स लगा ही नहीं सकता है। क्यों नहीं लगा सकता है? क्योंकि कमिश्नर अपील्स ने ऑर्डर पास कर दिया। ऑर्डर पास करने से पहले ही पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जानी चाहिए। तो अगर असेसिंग ऑफिसर से आगे का कोर्ट बोले, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोले तुमने 11 लाख पे कैसा लगा दिया, तो मैं 6 लाख के रेस्पेक्ट में पेनल्टी लगानी चाहिए थी, ठीक है। और बोले 5 लाख के रेस्पेक्ट, तो असेसिंग ऑफिसर ने बोला सुप्रीम कोर्ट से सर 5 लाख की पेनल्टी आप कमिश्नर अपील से कह दो, वो लगा देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, उनसे हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पेनल्टी प्रोसीडिंग्स असेस ऑर्डर निकलने से पहले इनिशिएट हो जानी चाहिए और उनका ऑर्डर पास हो चुका है। नाउ ही कैन नॉट इनिशिएट द पेनल्टी प्रोसीडिंग्स, मतलब अब 5 लाख रुपए के रेस्पेक्ट में पेनल्टी असेसी के ऊपर लग ही नहीं सकती। पढ़ो डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट assessing officer can levy penalty for the concealment on the additions made by him. पुराना केस था इसलिए कंसीलमेंट वर्ड लिखा हुआ है, अदरवाइज अंडर रिपोर्टिंग लिखा होता, एंड नॉट ऑन द एडिशंस मेड बाय द CIT अपील्स। Similarly, the CIT appeals can levy penalty on the additions made by him and not on the additions made by the assessing officer. जिसने एडिशन किया वही पेनल्टी भी लगाएगा। In the present case, the assessing officer can levy penalty on the additions of ₹6 lakh made by him and not on the additions of ₹5 lakh made by the CIT appeals. The Supreme Court accordingly deleted the penalty levied by the assessing officer on addition of ₹5 lakh made by CIT appeals. बोले 5 लाख की पेनल्टी को मैं डिलीट कर रहा हूं, केवल 6 लाख के रेस्पेक्ट में जो पेनल्टी होगी वही असेसी पे लगाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट CIT अपील्स कैन नॉट बी डायरेक्टेड, बोला हम डायरेक्शंस नहीं दे सकते हैं कमिश्नर अपील्स के लिए टू लेवी पेनल्टी ऑन द एडिशंस मेड बाय हिम सिंस, क्योंकि he had not initiated the penalty proceedings before passing the order under section 250। इससे अच्छे तरीके से समझना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इस चैप्टर के लिए जिस तरीके से इस केस की आपको लैंग्वेज पढ़वाई गई है। 3 पॉइंट और देखिए, पेनल्टी अदर देन पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। जरूर थोड़ी नहीं पेनल्टी केवल कंसीलमेंट की हो, अंडर रिपोर्टिंग की हो, बहुत सारी और भी होती हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने थे, आपने उन डॉक्यूमेंट्स के लिए मेंटेन नहीं किया, आपको रिपोर्ट फाइल करनी थी, असेसमेंट सारा सही है और इनकम भी सही निकाली है, लेकिन आपने रिपोर्ट टाइम से फाइल नहीं करी थी। तो पेनल्टी अदर देन पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम कैन बी लेविड बाई इनिशिएटिंग द पेनल्टी प्रोसीडिंग्स बाई इश्यूइंग ए शो कॉज नोटिस एंड सच प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड एट एनी टाइम। उनको असेसमेंट से पहले शुरू करना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो असेसमेंट से रिलेटेड नहीं है। जो असेसमेंट से रिलेटेड नहीं है उस पेनल्टी को आप कभी भी इनिशिएट कर सकते हो। केवल अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग की जो पेनल्टी है उसको इनिशिएट करना है तो ऑर्डर पास करने से पहले इनिशिएट करना पड़ेगा। अदर पेनल्टी सच एज पेनल्टी फॉर फेलियर टू गेट टैक्स ऑडिट done can be initiated even if an assessment is not made on the assessee। असेसमेंट नहीं किया गया लेकिन टैक्स ऑडिट नहीं करवाया, ये तो अपने आप में एक जुर्म है ही ना। इसकी पेनल्टी आप पे कभी भी और किसी भी केस में लगाई जा सकती है। ये केवल नॉलेज के लिए पॉइंट है। पेनल्टी ऑर्डर एंड असेसमेंट ऑर्डर आर डिस्टिंक्ट ऑर्डर। Similarly, penalty proceedings and the assessment proceedings are distinct proceedings। दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आखिरी बात, पेनल्टी इज लेविड बाई पासिंग ए पेनल्टी ऑर्डर अगेंस्ट द पेनल्टी ऑर्डर पास बाई असेसिंग ऑफिसर एंड अपील कैन बी फाइल्ड टू CIT अपील्स और ए रिवाइज एप्लीकेशन कैन बी मेड टू CIT अंडर सेक्शन 264 और ए रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन कैन बी मेड अंडर सेक्शन 154 अगेंस्ट द पेनल्टी ऑर्डर पास बाय CIT अपील्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अपील कैन बी फाइल्ड टू ITAT। इस बात को यहां बस रिवीजन पे लिख दिया गया, रिवाइज कर लो एक बार, अदरवाइज अभी इस बात को मैं पढ़ा के आ रहा हूं। अगर असेसिंग ऑफिसर का पेनल्टी ऑर्डर है उसके खिलाफ अपील कहां कर सकते हो? कमिश्नर अपील्स के सामने। अगर कमिश्नर का या कमिश्नर अपील्स का पेनल्टी ऑर्डर है उसके खिलाफ अपील कहां कर सकते हो? ITAT के सामने। यही बात आखिरी पॉइंट में लिखी हुई है। मैं प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करूं, पेनल्टीज निकालना सिखाऊं अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग की, उससे पहले फिर एक बार ये वाला चार्ट रिवाइज कर लो, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी हो जाएगी। रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया जाएगा, पहले प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग में हम किसी भी तरीके की पेनल्टी इंपोज नहीं करते हैं। असेसमेंट होता है, उसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल नहीं करते हो तो सीधे असेसमेंट होता है। इस इंफॉर्मेशन के साथ करवाऊंगा। और सर जो मिस रिपोर्टिंग या अंडर रिपोर्टिंग के अलावा पेनल्टीज होती हैं वो पेपर में जरूर आती हैं, 2 से 3 नंबर की हर बार आती हैं, लेकिन उनको लर्न करना पड़ता है किस ऑफेंस पे कितनी पेनल्टी लगाई गई, उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे पूरे चार्ट में दे रखी है। इतनी सारी आप कैसे याद करोगे? सोचो आप, बहुत सारी पेनल्टीज हैं ये। इसमें बस केवल एक पेनल्टी मिस रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग की है, बाकी असेसमेंट से रिलेटेड नहीं है, उसके अलावा है। तो मैं टिक करवा दूंगा कि कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। यहां जितनी भी एक्ट में लिखी हुई हैं सारी पेनल्टीज मैंने दी हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग है। इनकम को आपने कम बताया था, उस केस में पेनल्टी कैसे लगाई जाती है वो मैं आपको टीच करता हूं। तो ये है सेक्शन 270A, पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। मिस रिपोर्टिंग वाला पोर्शन हम बाद में करेंगे, बस फर्क ये पड़ जाएगा कि पहले प्रूव करना पड़ेगा मिस रिपोर्टिंग है, और जो प्रूव कर दोगे मिस रिपोर्टिंग है उसके बाद पेनल्टी का जो अमाउंट होगा वो भी एनहेंस या इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो केस 1 में समझा रहा हूं आपके लिए, द इनकम असेस्ड इज ग्रेटर देन द इनकम डिटरमिन इन द रिटर्न प्रोसेस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। इसका मतलब ये हो गया रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड पहले फाइल की गई थी, उसके बाद प्रोसेसिंग की गई,
और प्रोसेसिंग के बाद किया गया असेसमेंट। अब असेसमेंट में जो पेनल्टीज लगाई गई उस पे हम जो आपकी इनकम को बढ़ा दिया गया था, पेनल्टी कैसे निकालें। तो केस क्या लिखा हुआ है, द इनकम असेस्ड, असेस का मतलब होता है हमेशा असेसमेंट, असेस का मतलब ही हो गया जो आप खुद इनकम बताते हो उसको कहते हैं रिटर्न्ड इनकम, रिटर्न जो आपने डिक्लेयर करी थी। द इनकम असेस्ड इज ग्रेटर देन द इनकम डिटरमिन्ड इन रिटर्न, डिटरमिन्ड इन रिटर्न, प्रोसेस्ड अंडर सेक्शन, प्रोसेस्ड अंडर सेक्शन 143(1), जो आईटीआर में आपने इनकम को रिटर्न किया था, डिक्लेयर किया था, उसको फिर प्रोसेस किया गया। उसके बाद जो इनकम थी उस इनकम से ज्यादा इनकम है जो असेस हुई थी, मतलब असेसिंग ऑफिसर ने आपकी इनकम को एनहेंस कर दिया, आपकी इनकम को बढ़ा दिया। तो पहले हमेशा ये पूछेंगे बताओ कितनी अंडर रिपोर्टेड इनकम थी, कितनी इनकम ऐसी थी जो आपने कम डिस्क्लोज करी थी, कितनी इनकम को आपने कंसील किया था। हम कंसील वर्ड बोल सकते हैं, एक्ट में लिखा हुआ नहीं है लेकिन है तो छुपाना ही ना इनकम के लिए। अंडर रिपोर्टिंग करना और कंसीलमेंट देखा जाए तो एक ही मतलब निकल के दोनों का आ रहा है ना। तो लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ इनकम असेस्ड एंड अमाउंट ऑफ इनकम डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 143(1)(a)। मेरे इस बात को आप समझ जाओ जो मैंने कहा था कि प्रोसेसिंग में अगर इनकम को एनहांस कर दिया गया तो हम ये नहीं मानेंगे कि आपकी इंटेंशन बुरी थी और हम आप पे पेनल्टी लगाएंगे, तब आपको ये लाइन समझ में आएगी। मैंने 10 लाख रुपए की आईटीआर को फाइल किया, प्रोसेसिंग के बाद वो 11 लाख रुपए की मेरी इनकम कर देते हैं, उसकी एडजस्टमेंट्स वगैरह निकलता है, 11 लाख रुपए कर देते हैं। फिर असेसिंग ऑफिसर ने मेरी इनकम को असेस किया और मेरी इनकम कर दी उसने 15 लाख रुपए। तो हम अगर ये जानना चाहें कि कितनी अंडर रिपोर्टिंग थी, कितनी इनकम को मैंने कंसील किया था, तो 15 लाख में से 10 लाख रुपीज माइनस नहीं करेंगे, 15 लाख रुपीज में से 11 लाख माइनस करेंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग के बाद मेरी इनकम 11 लाख हो चुकी है। तो 1 लाख रुपए को उसको अंडर रिपोर्टिंग नहीं माना जाएगा, उसके बाद जो इनकम बढ़ाई जाएगी उसको फिर अंडर रिपोर्टिंग माना जाएगा। इसलिए अंडर रिपोर्टिंग में वो डेफिनेशन में क्या लिख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ इनकम असेस्ड एंड रिटर्न इनकम नहीं लिखा है, अमाउंट ऑफ इनकम डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 143(1), जो इंटीमेशन के अकाउंट डिटरमिन की गई थी उनका जो डिफरेंस होगा उसको अंडर रिपोर्टिंग इनकम माना जाएगा। अच्छा सर ये बता दीजिए पेनल्टी, इस पे पेनल्टी कितनी लगेगी, कैसे निकाले पेनल्टी। देखो टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, जो भी टैक्स निकल के आएगा। तो टैक्स पेबल ऑन द अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे निकाला जाएगा, टैक्स पेबल ऑन द अंडर रिपोर्टेड इनकम, वो कहते हैं इसका फॉर्मूला दे रहे हैं एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, एक्स द अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम असेस्ड, जो असेसिंग ऑफिसर ने इनकम को असेस किया होगा उस पर टैक्स निकाल लो, और वाई का मतलब क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 143(1), और जो आपकी प्रोसेसिंग के बाद इनकम थी उसका टैक्स, उनका जो डिफरेंस होगा वही टैक्स तो आपको पे करना पड़ेगा। क्या समझ में आ रही है मेरी बात है, अभी एग्जांपल करके दिखाऊंगा। और पेनल्टी कितनी लगेगी, एक तो ये टैक्स पे करना पड़ेगा, ये वाला टैक्स पे करना पड़ेगा, और साथ में इसके आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। पेनल्टी कितनी हो जाएगी, जो भी टैक्स निकल के आएगा, जो टैक्स आपको अभी और पे करना है उसके 50% के बराबर पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। द पेनल्टी शैल बी ए सम इक्वल टू 50% द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन द अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो जो टैक्स पे करना है वो टैक्स तो पे ही करो, और साथ में उस टैक्स के 50% के बराबर पेनल्टी पे करो। तो ये जो अमाउंट लिखा हुआ है ये 270A में लिखा हुआ है, निकालने का तरीका भी 270A में लिखा हुआ है, बट पेनल्टी का अमाउंट टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम के 50% के बराबर आपके लिए पे करना पड़ेगा। मैं जो मेरी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है वो आपको टीच करूं उससे पहले यहां पे थोड़ी सी बातें आपको समझा देता हूं। डिफरेंट एग्जाम्पल से रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया गया। सपोज करते हैं यहां 7 लाख रुपए मैंने अपनी इनकम डिस्क्लोज करी थी, उसने प्रोसेसिंग करी,
प्रोसेसिंग करने में दो बातें होंगी, या तो किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं होगा या एडजस्टमेंट होगा। क्या मानना चाहते हो? एडजस्टमेंट चाहते हो, ठीक है, तो एडजस्टमेंट करने के बाद इनकम 8 लाख रुपए कर दी गई। तो जो 1 लाख रुपए का टैक्स होगा वो तो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया होगा ना। जब प्रोसेसिंग का इंटीमेशन आया होगा तो उसमें मुझे बताया गया होगा बंसल जी इतना टैक्स और पे कर दो, तो इसका मतलब मैं 8 लाख रुपए तक का टैक्स तो बच्चों पे कर चुका हूं ना। हाँ सर बिल्कुल पे कर चुके हो, ठीक है। अब असेसिंग ऑफिसर ने कहा मैं आपका असेसमेंट और करूंगा, उसने ऑर्डर निकाल दिया 143 सबसेक्शन 3 के अंदर, और मेरी इनकम को उसने कर दिया 11 लाख रुपए। तो सबसे पहले वो पूछते हैं अंडर रिपोर्टेड इनकम हम आपकी कितनी बता, कितनी होगी अंडर रिपोर्टेड। तो वो कहते हैं अंडर रिपोर्टेड इनकम आपकी हो जाएगी 11 लाख माइनस 8 लाख, 3 लाख। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में 1-2 नंबर का बेनिफिट हो जाए। हम 7 लाख को माइनस नहीं करेंगे कि प्रोसेसिंग तक जो इनकम बढ़ती है वहां तक पेनल्टी आप पे नहीं लगाई जाती है, और 8 लाख रुपए तक का टैक्स पे हो चुका है तो अंडर रिपोर्टिंग में 11 में से 8 लाख रुपीज माइनस करेंगे। अब वो पूछते हैं टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। आप यूआरआई लिख के मत आना, ये मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में। तो वो कहते हैं टैक्स ऑन 11 लाख माइनस टैक्स ऑन 8 लाख। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये कठिन तरीका है, सीधे 3 लाख रुपए पर टैक्स निकाल दो। जब आपने 3 लाख रुपए की इनकम की चोरी करी तो 3 लाख के बराबर टैक्स 100 रुपए कर दो, तो 3 लाख पे तो टैक्स जीरो निकल के आएगा अगर देखा जाए तो। 87 की रिबेट भी ले लेगा, इनकम को 3 लाख रुपए मान लोगे आप तो। और 3 लाख पे स्लैब का बेनिफिट 8 लाख रुपए, 5 लाख ऊपर वाले स्लैब में जा रहा है, 5 लाख तक ढाई, फिर उसके ऊपर, और 11 लाख 5% में भी जा रहा है, 20 में भी जा रहा है, 30 में भी जा रहा है। 3 लाख रुपए पे टैक्स अगर सीधे निकालोगे इसका मतलब टैक्स आपने बहुत जरा सा निकाला, या ना के बराबर या नहीं निकाला टैक्स आपने। ये गलती कभी मत कर देना। इनकम टैक्स में जितनी ज्यादा इनकम होती है उतना ज्यादा टैक्स निकल के आता है। हमेशा दिमाग में रखो इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स है, जैसे जैसे आदमी अमीर होगा वैसे वैसे उसकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करती चली जाएगी। हमेशा इस बात को बच्चों ध्यान रखो। तो इसीलिए आप ये मत करना 3 लाख पर टैक्स निकाल दो। 3 लाख पर ही टैक्स निकाल रहे हैं, लेकिन 3 लाख पर टैक्स निकालने का मतलब ये नहीं है 3 लाख पे निकाल दीजिए। फिर तो डिफरेंस अगर 1 लाख का होता तो 2.5 लाख से कम हो गया टैक्स, तो आप जीरो बोल देते। पहला टैक्स 11 लाख पे इतना पे होना चाहिए था, 8 लाख तक इतना टैक्स आपने पे किया, इसका मतलब जो डिफरेंस है वो टैक्स आप पे करोगे। तो इन दोनों का टैक्स निकाल लो, इसको बोलेंगे एक्स, और ये एक्स वाई मैं नहीं लिख रहा हूं, ये एक्ट में भी एक्स वाई ही लिखा हुआ है, एक्ट के अंदर ही। और फिर निकालेंगे पेनल्टी 50% ऑफ टैक्स ऑन यूआरआई। जो ऊपर वाला आपका डिफरेंस टैक्स निकल के आएगा इसका 50%, तो अमाउंट पेबल कितना हो जाएगा, उसको अब सरकार को कितना पैसा और पे करना पड़ेगा। एक तो टैक्स ऑन यूआरआई पे करना पड़ेगा और प्लस पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, उसको इतना अमाउंट सरकार को पे करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया। अब मैं वो एग्जाम्पल दिखाता हूं जो मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है आपके लिए। इनकम एज पर रिटर्न ऑफ इनकम दे रखी थी 5 लाख रुपए। इनकम डिटरमिन अंडर सेक्शन 143(1) 6 लाख रुपए। तो सब 5 लाख को भूल जाए, 5 लाख को भूल जाओ, कहानी 6 लाख रुपए से शुरू होगी। इनकम असेस की गई 143(3) के अंदर 7 लाख रुपए की। अब 3 चीज निकालनी है, 4 चीजें, अंडर रिपोर्टिंग इनकम, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टिंग इनकम, टैक्स पेबल और टोटल अमाउंट पेबल। तो पहले निकालते हैं अंडर रिपोर्टेड इनकम। अंडर रिपोर्टेड इनकम हो जाएगी जो असेस्ड इनकम थी माइनस डिटरमिन्ड इनकम। 3 वर्ड बोल रहा हूं, असेस्ड, डिटरमिन्ड और रिटर्न। रिटर्न इनकम बोलते हैं जो आईटीआर में शो की गई थी, डिटरमिन्ड इनकम बोलते हैं जो 143(1) में निकाली गई थी, असेस इनकम बोलते हैं जो असेसमेंट ऑर्डर में निकाली गई थी। असेस इनकम माइनस डिटरमिन्ड इनकम, तो क्या हो जाएगा टैक्स ऑन 7 लाख माइनस टैक्स ऑन 6 लाख। तो वो ही लिखा है देखो, टैक्स ऑन 7 लाख माइनस टैक्स ऑन 6 लाख। तो सर ये कैसे निकालेंगे? देखो स्लैब लगाएंगे, 7 लाख का स्लैब लगाना आपको आता है, 2.5 लाख रुपए तक नील हो जाएगा।
फिर इसके बाद जो नेक्स्ट 250 होगा उस पर 5% लगाएंगे, 12,500। फिर उसके ऊपर साथ में 2 लाख रुपए हो गया, 2 लाख का लगाएंगे 20%, ये 40,000 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 42,500, 52,500। समझ में आ रहा है? और 52,500 में हम ऐड कर देंगे बेटा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 52,500 प्लस 4%, 54,600 आ जाएगा ऐड करने के बाद। तो स्लैब आप सबको पता है स्लैब कैसे लगाया जाता है। फर्स्ट 250 पे नील, क्योंकि जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं ज्यादातर इंडिविजुअल्स के लिए हैं, कंपनी की भी करके दिखा दूंगा मैं। तो स्लैब के अकॉर्डिंग 7 लाख पे इतना आ गया और 6 लाख रुपए पर टैक्स इतना निकाल लिया, आप निकाल लेना, इतना ही निकल के आएगा। तो आपको पे करना चाहिए 54,600। पे आपने कितना किया है अभी तक? 33,800। तो जो अंडर रिपोर्टिंग इनकम 1 लाख रुपए थी उस पर कितना टैक्स और आ गया? 20,800। अगर सीधे आप 1 लाख रुपए पे निकाल देते तो आपका टैक्स 0 निकल के आता। समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं? प्रोग्रेसिव टैक्स है, इनकम बढ़ने से टैक्स बढ़ता है। तो हम टैक्स कितना पे करेंगे? ज्यादा वाली इनकम पर टैक्स पेबल माइनस कम वाली इनकम पर टैक्स पेबल, इनका जो डिफरेंस होगा उसको कहेंगे टैक्स पेबल ऑन द अंडर रिपोर्टेड इनकम। पेनल्टी कितनी हो जाएगी? जो टैक्स निकल के आया उसका 50%, तो 50% ऑफ 20,800 दैट इज 10,400। तो यहां पे अमाउंट, टोटल अमाउंट पेबल कितना निकल के आ जाएगा? वो अपनी जेब से कितना पे करेगा? 20,800 तो एक पे करेगा और 10,400 और पे करेगा, 21,200 वो अपनी जेब से पे करेगा। इस क्वेश्चन में किसी के लिए डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में डाउट हो तो पहले मुझसे पूछ लो, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। हाँ? अभी वो थोड़ा जो 33,800 जो आपका कैलकुलेशन हुआ उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। बताइए 6 लाख का कैसे होनी चाहिए, बताइए आप मुझे, मैं साइड में करता हूँ, आप बताओ मुझे। ये 54 का जो है आप 54,600 वो तो समझ में आ गया। आप बताओ 6 लाख पे कैसे टैक्स निकालना चाहिए, आप मुझे बताओ, मैं वैसे ही निकालता हूँ साइड में। 6 लाख का तो अभी वो 5 लाख प्लस 1 लाख माने टोटल 6 लाख का हिसाब से जो स्लैब आता है 250 नील हो गया, पहला 250 नील हो गया। हाँ जी। नेक्स्ट 2,50,000 का 5% 12,500 हो गया। जी सर। अब इसके ऊपर 1 लाख रुपए और हैं, 20% होगा उसका। तो ये हो गया 20,000। ओ अच्छा सेम। 32,500 4% ऐड कर दीजिए आप, तो आ जाएगा 33,800। ओ अच्छा अच्छा सेम है। ठीक है सर ठीक है। ठीक है, वेलकम। और पूछिए, डाउट्स पूछिए बेटा अपने। सर बोलिए बेटा। सर ये जो 20,800 जो अमाउंट है सर, सर ये एट द एवरेज रेट ऑफ टैक्स है क्या सर? एवरेज रेट ऑफ टैक्स नहीं है ये सर क्योंकि लेट्स से सर अगर कोई भी अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं होती और सिर्फ इनकम एज पर आरओआई होता 5 लाख, तो उस पर टैक्स कैलकुलेट करके उसका 50% पेनल्टी पे हो जाता, राइट सर? जब उसका इनकम असेस ही नहीं होती तो फिर कौन वो पे करता पेनल्टी? जब जब सर अंडर रिपोर्टिंग होगी तभी तो पे करेगा। यस एग्जैक्टली सर, मैं भी वही बोल रही हूँ सर। अंडर रिपोर्टेड इनकम है बट उसने कोई आरओआई फाइल नहीं किया सर, राइट। तो उस पे टोटल पे इनकम टैक्स कैलकुलेट करके 50% पेनल्टी पे हो जाएगा, राइट? बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही। बट सर जब अंडर रिपोर्टेड इनकम भी है और इनकम एज पर आरओआई भी है, तो उसमें या तो अगर अगर इसको इनकम को अगर हम ऊपर रखेंगे तो कम रेट से स्लैब रखेगा, अगर बॉटम पे रखेंगे तो ज्यादा रेट से स्लैब रखेगा। बिल्कुल ठीक सर तो वही मेरे को डाउट आ रहा था कि ये जो 28,800 है ये क्या इसको एवरेज नहीं कंसिडर कर सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, एवरेज रेट का मतलब अलग होता है बेटा, वो समझा देता हूं मैं आपके लिए। जब भी हम एवरेज रेट टैक्स का वर्ड बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है? सपोज करते हैं मेरी पीजीबीपी की इनकम है 8 लाख रुपए और मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 1 लाख रुपीज,
तो GTI मेरी हो गई 9 लाख रुपीज, डिडक्शंस का बेनिफिट मुझे मिल गया 50,000 रुपीज का, ये टोटल इनकम हो गई 8,50,000। इस पे हम टैक्स निकालते हैं तो 12,500 तो 5 लाख तक का, और 350 का 2% 70,000, इट कम्स 92,500। इसमें से हम 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर देते हैं, तो 92,500 और डायरेक्टली 4% में ऐड कर देता हूं 96,200 निकल के आता है। अब मैं बोलता हूं व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ टैक्स, तो वो हो जाएगा 96,200 डिवाइड बाई 8,50,000 इंटू 100। दिस इज द एवरेज रेट ऑफ टैक्स, 96,200 डिवाइडेड बाई 96 में तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा, अभी पहले ये निकाल दूं, 8,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये निकल के आ गया 11.318%। अब कोई मुझसे पूछे आपने बंसल जी 1 लाख रुपए पे कितना टैक्स पे किया, तो हम ये नहीं कह सकते 1 लाख पे स्लैब अलग से लगा लेते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए पे स्लैब लगाएंगे फिर तो जीरो निकल के आएगा। कोई भी इनकम टैक्स में जो टैक्सेबल होती है वो इंडिपेंडेंटली टैक्सेबल नहीं होती है, वो कई इनकम को जब हम ऐड करते हैं तो वो हायर स्लैब में पहुंचती चली जाती है, तब जाके वो टैक्सेबल होती है। तो ये 1 लाख रुपए किस रेट से टैक्सेबल हो रही है, कैसे डिसाइड किया जाए? भावना प्लीज साइलेंट कीजिए अपने लिए थोड़ी देर के लिए बेटा। इट्स ओके। तो 1 लाख रुपए को किस रेट से टैक्सेबल किया जाए, ये कैसे डिसाइड करें? तो इसलिए हमने क्या किया, पहले पूरी इनकम पे पूरा टैक्स निकाल लिया और फिर हमने एवरेज निकाल लिया, एवरेज आ गया 11,318। अब हमसे कोई पूछे टैक्स ऑन हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितना है, तो हम कह सकते हैं 1 लाख रुपीज का 11.318 रुपीज की रेट से टैक्स निकालेंगे, ये टैक्स हाउस प्रॉपर्टी पे निकल के आ गया, ये एवरेज रेट से टैक्स हो गया। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम 3 लाख रुपए पे एक तरीके से एवरेज नहीं कर रहे हैं टैक्स। ये एवरेज टैक्स अगर हम करते तो उसी इनकम के अंदर इंक्लूड करते पहले, फिर हम टोटल इनकम पे टैक्स निकाल के 3 लाख रुपए की एवरेजिंग टैक्स निकालते वो करते। ये बिल्कुल एवरेजिंग नहीं हो रही है। 7 कहां गया एग्जाम्पल, 20 टैक्स ऑन 7 लाख रुपीज निकाला और टैक्स ऑन 6 लाख रुपए निकाला, तो 1 लाख रुपए की वजह से टैक्स कितना बड़ा वो निकाला जा रहा है यहां पे, और वो हमें पता है कि वो 20% के रेट से ही बढ़ रहा है। जब हम टैक्स का एवरेज निकालते हैं बच्चे, तो उसके अंदर 0% भी हो गया, 5 भी हो गया और 20 भी हो गया, लेकिन यहां पे हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो 20% से ही टैक्सेबल हो रही है, क्योंकि 5 लाख के बाद तो 20% से ही टैक्सेबल हो रही है। तो अगर जिस दिन आप इनकम टैक्स के स्लैब को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए, तो कुछ लोग मालूम में क्या करेंगे, वो कहेंगे 20% वाले स्लैब में जा रही है, 1 लाख का 20% 20,000 और 4% ऐड कर देते हैं 800, देखो 20,800 रुपए निकल के आ गया। यहां पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो किस रेट से टैक्सेबल होनी चाहिए, वो 20% से होनी चाहिए या वो 30% से होनी चाहिए, ये डिसाइड करने की कोशिश की जा रही है। और जब हम एवरेज वर्ड निकालते हैं उसका मतलब होता है 0 वाली, 5 वाली, 20 वाली और 30 वाली का एवरेज ले लेना, वहां पर खिचड़ी पक जाती है, वहां पर मिक्स हो जाता है। अगर ये इनकम 11 लाख होती और असेस इनकम 12 लाख होती, तो जो लोग बहुत शॉर्टकट में काम चलाते हैं वो समझ जाते हैं कि जो भी इनकम स्किप करी थी वो 30% वाले स्लैब वाले स्किप करी थी, तो 30% से टैक्सेबल होनी चाहिए। लेकिन एक्ट इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। जो डिटरमिन्ड इनकम थी वो सपोज करते हैं 9 लाख रुपीज थी, और जो असेस इनकम थी वो 11 लाख रुपए थी। अब 9 से 11 पहुंचा। अब मैं एक तरीके तुम्हें बताता हूं, अगर तुम समझ सकते हो तो तुम्हें पता है कि 9 से 11 में 2 लाख का डिफरेंस है। 1 लाख रुपए इनकम जो टैक्सेबल होगी वो तो 20% से टैक्सेबल होगी, और 1 लाख रुपए जो बैलेंस इनकम होगी वो 30% से टैक्सेबल होगी। तो आप शॉर्टकट मार दो, 1 लाख रुपए पे 20% लगा दो और फिर 1 पे 30 लगा दो, ऐड करके 4% निकाल दो, आ जाएगा। लेकिन हर आदमी ऐसा कैसे करेगा? तो इसके लिए हमने क्या बोला, पहले 11 लाख पर टैक्स निकाल लो, फिर 9 लाख पर टैक्स निकाल लो, फिर उनका डिफरेंस निकाल लो, तो जो भी 2 लाख रुपए आपके अंडर रिपोर्टेड इनकम थी उस पर निकल के आ जाएगा। तो एवरेजिंग कहना गलत है,
एवरेज का मतलब होता है कि फिर हम हर परसेंटेज को लगा रहे हैं, 0 वाली भी लगा रहे हैं, 5 वाली भी लगा रहे हैं, 20 वाली भी लगा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से करने से वही रेट लग रहा है वो स्लैब के जिस हिस्से में फॉल कर रही है। यहां पे क्योंकि वो 6 लाख के बाद फॉल कर रही है इसलिए केवल 20% का रेट लगाया जा रहा है। ये लगाने का तरीका वो है जो इजी है और हर आदमी की समझ में आ जाए। आई होप मैं समझा पाया आपके लिए मैं क्या कहना चाहता हूं। यस सर। और बोलिए। चलिए एक एग्जाम्पल और करवाता हूं क्या 2। ध्यान से देखना। द इनकम रीअसेस्ड इज ग्रेटर देन द इनकम असेस्ड और रीअसेस इमीडिएटली बिफोर सच रीअसेसमेंट। अब सर आप कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हो? देखो इसके अंदर पहले मैंने ये कहा, ये वाला केस लेके चल रहा हूं, रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया गया था। मैंने कहा कि पहले इसको हमने लिखा y और इसको हमने लिखा x, तो y में से x माइनस किया तो हमारी अंडर रिपोर्टेड इनकम निकल के आ गई। फिर हमने क्या किया, y वाली इनकम पर टैक्स निकाल के x वाली इनकम वाला टैक्स माइनस कर दिया तो टैक्स और अंडर रिपोर्टिंग इनकम आ गया, इसके 50% वाला हो गया। अब कहानी आगे चलाते हैं। अब फर्स्ट असेसमेंट के बाद सेकंड असेसमेंट होता है जिसको हम रीअसेसमेंट भी कहते हैं, इसको हम रीअसेसमेंट कहते हैं। अरे भैया क्या फर्क पड़ेगा, अब इसको बना दो x, इसको बना दो y, तो अंडर रिपोर्टिंग इनकम कितनी हो जाएगी आपकी y माइनस एक्स, क्योंकि फर्स्ट असेसमेंट तक तो लग चुका है सब कुछ आपका। और फिर कैसे निकालेंगे टैक्स ऑन y माइनस एक्स? देखो आप एग्जैक्टली समझ में आएगा जो मैंने यहां पे बोला। द इनकम रीअसेस्ड इज ग्रेटर देन द इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड इमीडिएटली बिफोर सच रीअसेसमेंट। तो सर ये क्यों कह रही हैं इनकम रीअसेस इज ग्रेटर देन द इनकम असेस बोलना चाहिए, रीअसेस क्यों बोल रही हैं? एक बार रीअसेसमेंट के बाद दोबारा भी तो रीअसेसमेंट हो सकता है ना। तो पहला रीअसेसमेंट एक असेसमेंट, उसके बाद रीअसेसमेंट, उसके बाद फिर रीअसेसमेंट, उसके बाद फिर रीअसेसमेंट। तो या तो रीअसेसमेंट वाली असेसमेंट से ज्यादा होगी या रीअसेसमेंट वाली पहले वाले रीअसेसमेंट से ज्यादा होगी। इसलिए वर्डिंग्स क्या लिखी हुई हैं, इनकम रीअसेस इज ग्रेटर। पहले अगर असेसमेंट हुआ था द इनकम असेस्ड और ये सेकंड रीअसेसमेंट था, फर्स्ट रीअसेसमेंट हो चुका है तो रीअसेस इमीडिएटली बिफोर सच रीअसेसमेंट। उस रीअसेसमेंट से पहले जो भी हुआ होगा उस पर जो इनकम होगी उससे ज्यादा रही होगी। मैं यहां पे एग्जाम्पल लिख के समझाता हूं। रिटर्न ऑफ इनकम हुई, इसके बाद 143(1) में प्रोसेसिंग हुई, 143(3) के अंदर असेस की गई और इसके बाद रीअसेस की गई 147। तो इसको बोलेंगे असेस्ड और इसको बोलेंगे रीअसेस्ड। दूसरा एग्जाम्पल मैं समझाता हूं। रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल किया गया, 143(1) के अंदर किया गया, 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेस किया गया, 147 में रीअसेस किया गया, 147 में रीअसेस किया गया। तो इसको बोलेंगे असेस्ड, इसको बोलेंगे रीअसेस्ड और इसको भी बोलेंगे रीअसेस्ड। तो अगर तुम ये वाला कॉम्बिनेशन लोगे तो क्या बोलोगे, रीअसेस्ड माइनस असेस्ड, और ये वाला कॉम्बिनेशन लोगे तो क्या बोलोगे, रीअसेस्ड माइनस रीअसेस्ड। तो क्या बोल रहे हैं, इनकम रीअसेस इज ग्रेटर देन द अमाउंट असेस्ड, ये इस वाले के लिए बोल रही है। और रीअसेस्ड, इनकम रीअसेस इज ग्रेटर इनकम रीअसेस्ड, तो ये वाले कॉम्बिनेशन कि ये वाली इनकम ये वाली रीअसेसमेंट से ज्यादा है, ये वाला बोल रहे हैं। मतलब पहले ही एक बार असेसमेंट हो गया फिर दोबारा आपका असेसमेंट हो रहा है। तो वो पूछते हैं कि सर जी ये बता दो आपके लिए अंडर रिपोर्टिंग इनकम कितनी होगी, तो वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ इनकम रीअसेस्ड और रिकम्प्यूटेड एंड द अमाउंट ऑफ इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड और रिकम्प्यूटेड इन ए प्रीसीडिंग ऑर्डर। समझ में आ गया? पहले बाद वाली इनकम लिखो, उसमें से माइनस कर दो पहले वाली इन द प्रीसीडिंग ऑर्डर।
और फिर सर टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टिंग कैसे होगा, एक्स माइनस वाई। तो एक्स किसको बोलेंगे, जो बाद वाली इनकम होगी, अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम रीअसेस्ड, और वाई क्या होगा, द टोटल ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड इन द प्रीसीडिंग ऑर्डर। समझ में आ गया आपके लिए, सक्सीडिंग नहीं प्रीसीडिंग। जो हमने एक्स में निकाल लिया उससे पहले वाला जो असेस या रीअसेस होगा उसमें जो टैक्स निकल के आएगा उसको माइनस कर दो। अमाउंट ऑफ पेनल्टी, क्योंकि अभी हम मिस रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अंडर रिपोर्टिंग की, तो वो हर जगह सेम रहेगा, 50% ऑफ द अमाउंट टैक्स पेबल ऑन द अंडर रिपोर्टेड इनकम। आज की क्लास का आखिरी एग्जाम्पल समझा रहा हूं, 29 ईयर्स रेसिडेंट लेके चल रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। इनकम रीअसेस 147 लाख, ठीक है। अंडर रिपोर्टेड इनकम 2 लाख। अब सर ये कैसा किया, ये ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही किया मैंने। 143 में 7 लाख रुपए हो चुका है। अब मैं इसके आगे चलता हूं, 147 में इसके बाद क्या हो गया, दोबारा से असेसमेंट कर दिया, अब वो कर देगी 9 लाख रुपीस। पहले 7 लाख तक वो आदमी पहुंच चुका है, तो अब अंडर रिपोर्टिंग को पहुंचेंगे, 7 लाख तक तो वो टैक्स पे कर चुका है, तो 9 लाख माइनस 7 लाख, अब बोलेंगे 2 लाख रुपए आपकी है। देखो ऊपर भी 2 लाख निकल के 1 लाख रुपए निकले, 2 लाख रुपए निकल के आई है, ठीक है सर। अब टैक्स पेबल ऑन द अंडर रिपोर्टिंग कितना होगा, टैक्स ऑन 9 लाख माइनस टैक्स ऑन 7 लाख, तो टैक्स ऑन 9 लाख माइनस टैक्स ऑन 7 लाख, तो सर सेम चल रहा है, हाँ बिल्कुल सेम चल रहा है। डिफरेंस क्या था, वहां पे हमने बोला था असेस्ड माइनस डिटरमिन्ड, या हम बोल रहे हैं रीअसेस्ड माइनस असेस्ड, या फिर रीअसेस्ड माइनस रीअसेस्ड, बस इतना डिफरेंस है। इस वजह से ये वाला क्वेश्चन मुझे करवाना पड़ा। तो 9 लाख रुपए पर टैक्स आप सबको निकालना आता है, निकालोगे तो 96,200 निकल के आएगा। 7 लाख पे 54,600, 41,600 ये आपका आ गया, ये तो पे करना ही करना है, और इसके 50% के बराबर पेनल्टी पे करोगे तो 41,600 का 50% हो गया 20,800, तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 41,600 प्लस 20,800। जो भावना ने क्वेश्चन पूछा था उसी को देखो, अब एवरेजिंग नहीं कर रहे हैं हम, सीधे 20% भी लगाएंगे तो अभी आंसर आ जाएगा। क्यों, 7 लाख के बाद 20% लगता है और 9 लाख भी 20% के रेट में है, तो कोई अगर बहुत शॉर्टकट मारने वाला स्टूडेंट या टीचर है तो बोलेगा 2 लाख इसमें 20% से टैक्सेबल होनी चाहिए थी, तो वो सीधे 40,000 रुपए यहाँ पे लिख देगा, और 4% लिख देगा 1,600 रुपए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। देखो 41,600 रुपीज अभी भी निकल के आ गया। लेकिन मैं स्ट्रांगली आपको एडवाइज कर रहा हूं, इसमें मत जाना कभी भी, नो, क्योंकि जैसे ही 2 स्लैब मर्ज हो जाएंगे, अगर इनकम उसकी पहले वाली इनकम 9 लाख रुपए होगी और बाद वाली इनकम 10 लाख रुपए में के बाद पहुंच जाएगी, तो आप डिफिकल्टी में आ जाओगे, क्योंकि कुछ इनकम जो अंडर रिपोर्टिंग होगी वो 20% से टैक्सेबल होगी और कुछ इनकम 30% से टैक्सेबल होगी, और वहां पे आप कैलकुलेशन की गलती कर सकते हो। इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि समझो सब चीज, लेकिन पेपर में फॉर्मेट फॉलो करना, ज्यादा वाली इनकम पर टैक्स निकाल के कम वाली इनकम का टैक्स माइनस कर देना। 2 लाख पर टैक्स मत निकाल देना, फिर तो टैक्स जीरो आएगा। एक्चुअली वो जीरो रेट से टैक्सेबल हो ही नहीं सकती है। जब आपकी इनकम ऑलरेडी 7 लाख रुपए पहुंच चुकी है तो एक बात तो कंफर्म्ड है, अब वो 7 लाख के बाद जो रेट होगा उसी से टैक्सेबल होगी, वो 20% से टैक्सेबल होगी। इसीलिए आप 2 लाख पे सीधे टैक्स नहीं निकालोगे, पहले ज्यादा वाली इनकम पर टैक्स निकालोगे, फिर कम वाली इनकम पर टैक्स निकाल के माइनस करोगे, और जो डिफरेंस निकल के आएगा उसको बोला जाएगा आपके लिए अंडर रिपोर्टिंग इनकम। सर हम ये कब बोलेंगे कि वो अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग है? इनकम टैक्स में बहुत सारे केसेस दे रखे हैं, उन केसेस में बोल देंगे हम लोग मिस रिपोर्टिंग, वो केस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाने वाला हूं। इसके 50% के बराबर पेनल्टी जाएगी, तो 41,600 का आधा हो गया 20,800, इस पर आपको पेनल्टी पे करनी।